बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। तो आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों जो यूनिट नंबर 3 हमारी चल रही है, जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें हमने एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होती है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फिजिकल प्रॉपर्टी को आती है आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जिसको हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो बच्चों कोई भी एक आइसोलेटेड जो एटम होता है, ठीक है, गैसियस फॉर्म के अंदर, और उस उस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है, क्योंकि जो वो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से होल्ड होता है, तो इजीली वो लूज होगा नहीं, हमें मिनिमम टू मिनिमम एनर्जी तो उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी जो हम दे रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑफ सेल से रिलीज करने के लिए, या बैलेंस इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करने के लिए, लॉस करने के लिए, तो उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को आप क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मैंने डेफिनेशन या मेंशन की हुई है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल भी बोल सकते हो या फिर बैलेंस सेल भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये ध्यान रखना है बस कि आपके पास जो सबसे बाहर वाली सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हमें यहाँ से क्या करना है, बाहर निकालना है। तो हमें इसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। उसी एनर्जी को आप क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये इससे अट्रैक्टेड होता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, कोई भी जो एटम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकता है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, कोई 3 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे उनको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, चाहे 1 करो, चाहे 2 करो, चाहे 3 करो। ठीक है, तो 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, ये नहीं दोनों एक साथ ही रिलीज हो गए, पहले एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो उसके लिए जो एनर्जी हम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज मीन बाय सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है बच्चों, तो हम यहाँ यही डेफिनेशन लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने क्या लिखा, एन इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम यहाँ पर क्या कहेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन नहीं लिखोगे, बाकी डेफिनेशन सेम ही रहेगी। तो क्या लिखोगे, द मिनिमम एनर्जी required to remove first, second and third electron from valence cell of an isolated gaseous atom is called the successive ionization एंथैल्पी। या हम ये भी कह सकते हैं मिनिमम एनर्जी का जो सम है, सम ऑफ मिनिमम एनर्जी, वो भी आप क्या बोल सकते हो, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर कोई भी एक मैटर है, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मेटल पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी को आप IE1 से डिनोट करोगे। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अब ये जो M पॉजिटिव है इसने फिर से एक इलेक्ट्रॉन यूज किया, तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया, 2 पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ जो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड होगी। सेम एज इट इज यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो M3 पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड आ गई। ठीक है, तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी 1, 2, 3 है, इसका जो सम है वही क्या होगा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? तो अब इसमें देखो, जो आपके पास IE1, IE2 और IE3 है, इसमें से वैल्यू किसकी ज्यादा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी वो देखना है तुम्हें। देखो बच्चों, यहाँ पर मेटल था,
उसने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया, यहाँ मेटल पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब आप सपोज करो कि यहाँ आउटर सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, आउटर, सबसे आउटर कह रही हूं मैं, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है सपोज करो, एक इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर दिया। तो अब यहाँ पर जो आपके पास प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर वो तो उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए प्रोटॉन के कंपेयर में। तो प्रोटॉन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करेगा। ठीक है, तो जब टाइटली होल्ड करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा नहीं, जैसे फर्स्ट हुआ था। तो यहाँ पर हमें एनर्जी और भी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि IE2 की जो वैल्यू है वो IE1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये N2 पॉजिटिव बन गया, अब ये क्या कर रहा है, और एक और इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो 2 हो गए, अब बचा ये 1, तो इलेक्ट्रॉन और भी कम हो गए प्रोटॉन के कंपेयर में। तो ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ से निकालना है, या मेटल निकाल रहा है तो उसको और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए इसको भी तो एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो इसका मतलब IE3 क्या है, और भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि जो इनका ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, IE3 इज ग्रेटर देन IE2 एंड दिस वन इज ग्रेटर देन IE1। ये ऑर्डर याद रखना है तुम्हें। ठीक है, हमेशा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी किनकी, मेटल्स की। तो मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्लियर, तो ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी, कौन सी, सक्सेसिव, जिसमें आप ये बोल सकते हो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसमें बच्चों आता है फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखो अभी बच्चों, फैक्टर्स जो हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं किसको, आयनाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, सबसे जो फर्स्ट आता है वो आता है साइज। अगर साइज आपके पास स्मॉल है, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये साइज है स्मॉल और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और एक एटम है जिसका साइज क्या है, लार्ज है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको भी हमें यहाँ से रिमूव कराना है, ये भी रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा चाहिए, यहाँ चाहिए, तो देखो जितना पास होगा न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा, यानी कि यहाँ पर अट्रैक्शन क्या है, हाई है। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करें तो अट्रैक्शन क्या है, लो, क्योंकि डिस्टेंस हो गई है। तो जहां पर अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर चला जाएगा, वहां पर हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ जितना अट्रैक्शन है इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आपको मैंने 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए एक साथ, एक तो साइज, ठीक है, और एक आपके पास आ गया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आप अट्रैक्शन भी बोलते हो। ठीक है, तो अगर आप साइज की बात करो तो साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ठीक है, एंड सेकंड मैंने कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको आप अट्रैक्शन बोलते हो। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो भी डिफाइन हो गया। जहां अट्रैक्शन ज्यादा है वहां आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, दोनों ही ज्यादा है, हायर है। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव। इसको हम जेड इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर हम आपको पता है कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर आप उसको क्या बोलते हो, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगर आपके पास क्या है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, क्योंकि इसमें अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे सेल के अंदर, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को आप क्या बोलते हो, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है,
तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होता है जहां पर होगा वहां पर देखो डिस्टेंस बढ़ेगी आउटर मोस्ट ऑफ सेल की और न्यूक्लियस की, क्योंकि यहाँ रिपल्शन हो रहा है तो ये सेल दूर चली जाएगी न्यूक्लियस से, जितनी दूर जाएगी वहां अट्रैक्शन क्या होगा, लो होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा। तो जहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है या शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है वहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, आई थिंक ये 3 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों जो नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है, वो आता है 4th पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? देखो आपके पास 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है और अनस्टेबल कौन सा है? तो जैसे आपके पास p ऑर्बिटल है, ठीक है, p के अंदर 3 ही ऑर्बिटल होते हैं p सब सेल के अंदर, तो उन तीनों p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसा है, हाफ फिल्ड है। ठीक है, अब वो जो हाफ फिल्ड है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर उस p ऑर्बिटल तीनों में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो फुली फिल्ड है, तो उसमें भी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं होगा, लूज नहीं होगा तो रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा, इसका मतलब स्टेबल है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। बाकी जो बचे वो सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली यूज नहीं होता, क्योंकि वहां स्टेबिलिटी मिली हुई है, तो वो क्यों रिएक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो वहां पर आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रख लेना कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा होता है, एक तो हाफ फिल्ड होता है और एक क्या होता है, फुली फिल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड क्या होते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4th पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट आता है 5th पॉइंट बच्चों आएगा पेनिट्रिएशन इफेक्ट। अब ये पेनिट्रिएशन इफेक्ट क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है, नहीं पता, तो अभी देखो, अब जब आप इसकी बात कर रहे हो एटम की, तो न्यूक्लियस के सराउंड में एटम की जो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि प्रेजेंस जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, बट न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेंगे। तो यहाँ पर इस इफेक्ट को आप क्या बोलोगे, पेनिट्रिएशन इफेक्ट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron around the nucleus is called penetration effect। ठीक है, अब जो पेनिट्रिएशन इफेक्ट है वो कैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करेगा, तो मैं ये कह रही हूँ कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा, अट्रैक्ट रहेगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इजीली यूज होगा नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो पेनिट्रिएशन इफेक्ट क्या है, ज्यादा होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेनिट्रिएशन इफेक्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करें पेनिट्रिएशन इफेक्ट की किसमें, एस, पी, डी और एफ के अंदर,
ये 4 जो सब सेल है इसकी हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले के सेल होती है यहाँ पर, है ना। के लिए जो एन की वैल्यू है वो 1 होती है, और इस 1 का मतलब कौन सी सब सेल है, ओनली 1 है, ऐसे सब सेल। दूसरी जो सेल होती है वो एम होती है, तो एम के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, इसका मतलब सब सेल कितनी होंगी 2, एस और पी। तो पहले एस आया फिर पी आया, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखना है ये। उसके बाद होती है बच्चों एल, तो एल के लिए एन की वैल्यू 3 होती है, इसका मतलब एस पी और डी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के पास में के सेल है और के के अंदर सब सेल कौन सी है, एस। तो ज्यादा पास कौन हुए न्यूक्लियस के, एस। तो इसका मतलब एस में पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर किस में होगा, पी में, फिर डी में, मतलब कम होता चला जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना। प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम कहाँ होती है, अराउंड द न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होती है, अराउंड द न्यूक्लियस से नियर बाय बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एस में पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी एस सब सेल की सबसे ज्यादा होगी, देन पी, फिर डी, फिर एफ, ठीक है। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है उसका ऑर्डर है, और उसी के बेस पे आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी ऑर्डर है। क्लियर है। तो ये जो इफेक्ट थे या फैक्टर्स थे वो क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट देखो अब वेरिएशन, किसमें, ग्रुप और पीरियड के अंदर। वेरिएशंस जो होते हैं बच्चों पीरियड और ग्रुप में, वो आप बहुत इजीली बता सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको फैक्टर याद है, फैक्टर अभी अभी पढ़ाया, उसके बेस पे आप इजीली बता सकते हो। तो सबसे पहले हम इन पीरियड की बात करेंगे, ठीक है। पीरियड के अंदर अगर हम बात करें किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी की, तो पीरियड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, है ना। और लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो आयनाइजेशन जो एंथैल्पी या एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू, देखो फैक्टर्स में पढ़ा था आपने क्या, कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज जो है वो कम होता है, तो फैक्टर में जो साइज है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमें फर्स्ट पॉइंट तो पता चल गया, वो क्या पता चला, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज एटॉमिक साइज, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट क्या बताओगे आप, वेरी सिंपल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी थी ना जब हम ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का तो वेरिएशन देख रहे हैं, जब आप कहां से जाते हो, लेफ्ट से राइट जाते हो, तो क्या होता है, वेरी सिंपल, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, इंक्रीज। तो इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये दो रीजन दे सकते हो। नेक्स्ट देखो इन ग्रुप के अंदर, ग्रुप में आप कहां जा रहे हो, टॉप टू बॉटम। जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो जो एटॉमिक आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। वो क्यों होती है, ड्यू टू, सबसे फर्स्ट रीजन क्या दोगे, साइज का, क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं न्यू सेल इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंक्रीज एटॉमिक साइज, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या बता सकते हो, इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब न्यू सेल हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन शो कर रहे हैं, और रिपल्शन जब होता है तो शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। तो वो बहुत ही सिंपल सा रीजन है। यहाँ पर साइज का, यहाँ भी साइज का ही है, यहाँ क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। तो देखो यहाँ पर एटॉमिक साइज डिक्रीज है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज है, यहाँ शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
अब जब भी वेरिएशंस आते हैं ग्रुप और पीरियड के अंदर, तो ऐसा तो है नहीं कि रेगुलर वेरिएशन हो रहा, मतलब आप ये कहो कि कंटिन्यूअसली आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? वहां पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, क्योंकि हमने फैक्टर पढ़े हैं जिसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पेनिट्रेशन इफेक्ट है, वो भी तो अफेक्ट कर रहे हैं ना आयनाइजेशन एंथैल्पी को, ठीक है। तो वो उन फैक्टर्स की वजह से कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं एक्सेप्शनल केसेस इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक्सेप्शनल केस के अंदर जो सबसे फर्स्ट मैं बताने वाली हूँ वो ये होती है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी होती है बोरोन की, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन इज लेस देन बेरिलियम। इवन हम ये कह रहे हैं लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है पहले हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, है ना। तो ये और ये तो ऊपर बैठे हैं, इनका तो कोई लेना देना अभी है नहीं। लिथियम से कंटिन्यूअसली चलते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे चल रहे हैं ना। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो बोरोन की तो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू बेरिलियम, बट बोरोन की कम होती है एज कंपेयर टू बेरिलियम। ऐसा क्यों होता है? तो क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हम बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p1 आता है ना। 5 इसका एटॉमिक नंबर है, 5 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए। बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम दो चीजें बता सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या, देखो यहाँ पर अगर हम आउटर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो p के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो s के अंदर 2 है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, एक ही इलेक्ट्रॉन है बस, और यहाँ पर s एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 है। तो ये क्या है, फुली फिल्ड है, और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसीलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ड्यू टू fully filled stable electronic configuration of beryllium, it's contain higher ionization enthalpy than boron, ठीक है। फर्स्ट ये रीजन दे सकते हो आप। अब आपके मन में आ रही है कि मैं तो फर्स्ट वाला जो रीजन है वो भी देख कर रहा हूँ, सेकंड भी देख कर रहा हूँ, इसमें मुझे सेकंड भी चाहिए, तो सेकंड लो, ठीक है। इसमें देखो लास्ट सेल कौन सी है, सब सेल P, इसमें कौन सी है, S। पेनिट्रेशन इफेक्ट पढ़ाया था, S में क्या होता है, ज्यादा, P में क्या होता है, कम। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट जहां पर ज्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा, सिंपल। तो आपको मैंने 2 पॉइंट बताए, ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, या क्या कह सकते हो, ड्यू टू द मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट इन S सबसेल ऑफ द बेरिलियम एटम, दैट्स व्हाई बेरिलियम कंटेन हायर देन बोरोन, ठीक है। ये रीजन दे सकते हो दोनों, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो फर्स्ट एक्सेप्शनल केस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, रीजन मैंने दोनों दिए, आप ये खुद मेंशन करोगे अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। अब देखो सेकंड जो है वो क्या है, यहीं से इसको हटाना नहीं है, ठीक है, ऐसे चलते जाना है। अब देखो यहाँ पर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, यही आता है ना। हम यहीं चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट ही जा रहे हैं और हम कहीं नहीं जा रहे। तो एक एक्सेप्शनल केस तो हमने इनमें पढ़ लिया, एक एक्सेप्शनल केस होता है इन दोनों के अंदर। देखो ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए, ज्यादा, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, बढ़ रही है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। बट होता क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन, ठीक है। ये नाइट्रोजन है और ये मैं पूरा लिख देती हूँ ऑक्सीजन। अब इसका क्या रीजन है, इसमें भी आप देखोगे क्या क्या काम कर रहा है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या करोगे, 1:2, 2:2, 2p3। आई थिंक अच्छे से हो गया होगा। ऑक्सीजन की देखें तो 8 होता है एटॉमिक नंबर, 1:2, 2:2, 2p4। ठीक है, अब आपके माइंड में एक चीज आई होगी, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, पेंट्रेशन इफेक्ट तो काम करेगा नहीं, सिर्फ एक ही काम करेगा। वो क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3 ऑर्बिटल है, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर नीचे ऑक्सीजन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ रही है, हाफ फिल्ड। ठीक है, और हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, या तो फुली फिल्ड की होती है या हाफ फिल्ड की होती है, इनकी नहीं होती। ठीक है, तो जहां पर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या फुली फिल्ड है, वो क्या है, स्टेबल, और स्टेबल होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना, सिर्फ एक ही बताना है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ से जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर नियोन आया। नियोन क्या है, नोबल गैस। ठीक है, और नोबल गैस की तो हायर वैसे भी होनी है। क्यों होनी है, क्योंकि इनमें क्या होता है, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इनकी तो हायर होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से भी ये पूछ ले कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनमें से सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये याद रखना है आपको, सबसे हायर पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हायर आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है वो होती है हीलियम की, और सबसे जो लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बच्चों वो होती है सीजियम की। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं ना, और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा डिक्रीज होती है, तो सीजियम की सबसे कम होगी। ठीक है, लेकिन हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो बढ़ती है, इसीलिए नोबल गैसेस की ज्यादा, लेकिन किसकी ज्यादा, हीलियम की ज्यादा। याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे, ऐसे ही आप और भी ले सकते हो। वो क्या क्या ले सकते हो, जैसे कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, उनको भी रिलेट कर सकते हो, इन्हीं के ही मेंबर होते हैं। बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आता है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आता है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और पेंट्रेशन इफेक्ट दोनों बता सकते हो। ठीक है, सेम एज इट इज नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, फॉस्फोरस, और ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर, तो उनका भी बता सकते हो। तो सेम रीजन है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं करा रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखना है, मैग्नीशियम का जो है वो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। इवन एल्यूमिनियम की होनी चाहिए कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं बढ़ती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बात करो यहाँ पर फास्फोरस की क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सल्फर। सिमिलर है जैसे मैंने इन दोनों में बताया है। क्लियर है, तो ये हो गए हैं एक्सेप्शनल केसेस। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया इसी से रिलेटेड टॉपिक लेकर आते हैं। बाय बाय।